Hey friends, how are you all? I hope all are doing well and I'm also good. So, in the last class, we had just finished up with our Unit 5 of the Indian Contract Act, जिसका नाम था Breach of Contract and its Remedies. Damages claim करना, उससे related जो भी remedies की बात हुई थी, वो उस particular unit में हमने discuss किया था. अच्छा, before going to the next chapter, that is contingent contract and quasi contract, जो लास्ट यूनिट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, यानी कि यूनिट 6. इस पे जाने से पहले लेट मी फर्स्ट make you understand that all the 5 units which we have covered till now are very important. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी हमने 5 यूनिट्स कवर किए हैं, first unit which was related to nature of contracts, when we had just studied the introduction of contract, the definition of contract, definition of agreement, where the contract word was derived from, agreement क्या है, offer क्या है, proposal क्या है, communication of offer and proposal, communication of acceptance, all these things were covered in that unit. Then after finishing with that, we studied about the unit 2, that is consideration. उसके बाद हमने यूनिट 3 कवर किया था, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था व्हाट आर दोज एलिमेंट्स विच विशिएट फ्री कंसेंट, जो फ्री कंसेंट को खराब कर देता है. बेसिकली वो एलिमेंट्स पढ़े थे जिसमें हमने फ्रॉड, मिस्टेक, कोर्शन, ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सब कवर किया था. इसके बाद हमने एक बड़ा टॉपिक, बड़ा यूनिट कवर किया था, दैट वाज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, उसमें काफ़ी टाइम लग गया था एंड उसके अलावा फिर हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा था अपने लास्ट 3 सेशंस में. नाउ बिफोर स्टार्टिंग कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, आई वुड जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई दिस that once we are completed with our unit 6, I'll be taking up a short class on mock test paper. ठीक है, जो मॉक टेस्ट पेपर हमारा इंस्टीट्यूट बेसिकली प्रिस्क्राइब करता है, अपनी साइट पे अपलोड करता है, उससे हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टर्म्स में, जो हमारा चैप्टर कंप्लीट है उसके टर्म्स में. एंड उसके अलावा हम रिविजन टेस्ट पेपर की भी क्लास रखेंगे, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में एंड उसका कैसे हमें आंसर करना है, बिकॉज इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट एंड इट इन्वॉल्व्स such kind of answers which should be to the point, which should be precise, ठीक है, and should maybe if they are elaborated, but there should not be any stories which are forming part of answers which make the answer boring and senseless. So वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए हम आरटीपी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना यूनिट 6 कंप्लीट करेंगे. सो आज की हमारी जो क्लास है दैट शैल बी कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. अभी हम क्वासी पे आएंगे भी नहीं. फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग कॉन्टिंजेंट. कॉन्टिंजेंट होते क्या है, सबसे पहले ओवरव्यू में आने से पहले, क्योंकि ओवरव्यू में बेसिकली बात करी जा रही है रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिंजेंट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट. वेजरिंग भी हमने अपने इससे पहले एक सेशन में कवर किया था जब हम यूनिट्स डिस्कस कर रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, एंड देयर ऑल्सो आई टोल्ड, इफ यू रिमेंबर दिस थिंग और नॉट, दैट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है बिजनेस लॉस का, जो हम जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश करेंगे तो वील बी स्टार्टिंग अपॉन चैप्टर 2, जिसमें 4 हमारे यूनिट्स हैं. तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट उसमें कवर हुआ है अच्छे से, बट तब भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में कॉन्टिंजेंट और वेजरिंग का डिफरेंस भी है, बहुत अच्छी तरीके से है, इम्पॉर्टेंट भी है. इट इज़ ऑलवेज एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम. इसके अलावा, अच्छा, डिफरेंस से पहले
रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्समेंट से पहले हम लोग डेफिनेशन समझेंगे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. बिकॉज इफ आई जंप अपॉन रूल्स, if I start teaching about the rules regarding enforcement, कैसे कैसे इसमें कोर्ट को इन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं, how the procedure begins and what all steps are required to enforce such contracts, then it would be difficult for you people to understand basically what does this term mean. ठीक है, तो वो टर्म पहले समझेंगे, then we'll switch to the rules. Okay, now beginning with the definition. Now see, if I talk about the section number, then section which has been quoted here is section 31. Section 31 of Indian Contract Act describes the definition of contingent contract, which says a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. Now, if we analyze the definition very carefully, we'll be able to understand what this section is trying to say. See, अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी. हमने उसमें ये समझा था कि इफ देयर इज एनी अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, बहुत सारे टर्म्स अभी तक हमने समझे हैं, वॉइड, वॉइड एब इनिशियो, बहुत सारे टर्म्स समझे हैं. नाउ व्हाट डज कॉन्टिंजेंट मीन? आप लोगों ने क्लास 11-12 में कॉन्टिंजेंट का मीनिंग पढ़ा होगा, बट दोज who are from non-commerce background, they would be a little bit confused about contingent's meaning. What does it exactly mean? तब भी मैं पहले इसको कवर कर लेती हूँ, contingent की definition को, उसके बाद फिर contingent contract पे आएंगे. Now, before explaining you what is exactly contingent contract, first understand what does contingent mean. Contingent मतलब dependent, conditional, subject to chance. ठीक है, dependent किसी situation पे, किसी circumstances पे. contingent का मतलब क्या हुआ कि ये चीज contingent है. अब इस अगर ये वर्ड यूज हो रहा है किसी भी लैंग्वेज में, वेदर इट इज इंग्लिश और हिंदी, दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉन्टिंजेंट, यानी कि इसकी अकरेंस के चांसेस डाइसी हैं, इसके अकरेंस के चांसेस डावाडोल हैं. दैट मीन्स इफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन अकर्स then only this thing will be performed or this thing will happen if this particular situation or circumstance occurs. That is contingent. Contingent ऐसे ही यूज होता है. Contingent contract मतलब, contingent contract मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट अगर किया जा रहा है किसी चीज को करने के लिए या ना करने के लिए, अगर कोई इवेंट है जो कि हो रहा है या नहीं हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उस चीज को करने के लिए, किसी चीज को भी करने के लिए या नहीं करने के लिए, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब इवेंट जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के कोलैटरल है वो अकर हो रहा है या नहीं हो रहा है. नाउ व्हाट डज वर्ड कोलैटरल मीन? क्योंकि हमने तो कॉन्टिंजेंट ही अभी समझा है नया नया, तो कोलैटरल का मतलब क्या होता है इसमें? कोलैटरल मीन्स एडिशनल, सेकेंडरी. ठीक है, कोलैटरल हम लोग बेसिकली यूज करते हैं बैंक के टर्म्स में, व्हेनेवर वी टेक अ लोन एंड वी प्लेज आवर प्रॉपर्टी अगेंस्ट दैट, वी आर कीपिंग आवर प्रॉपर्टी एज अ कोलैटरल. ठीक है, विद द बैंक, which may be forfeited if we are in a situation of default, we are unable to repay the loan, then the bank shall realize the collateral. ठीक है, तो collateral वर्ड हम वहाँ यूज करते हैं, लेकिन इस केस में collateral का मतलब हुआ additional subordinate. कोई भी अगर इवेंट है, कोई भी इवेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के सबऑर्डिनेट है, कॉन्ट्रैक्ट के एडिशनल है,
तो अगर वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन इसमें भी इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में, if I emphasize upon the words, then I would like to say this, that though we'll be able to understand a lot of examples upon this topic, but still whatever are the essentials of contingent contract जो कि बाद में कवर किए गए हैं, there you will find the term collateral being used, और वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो हम उसे वहाँ पर भी समझेंगे अच्छे से। बट फर्स्ट वील स्ट्रेस अपॉन द डेफिनेशन। कॉन्टिंजेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर अकरेंस उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम नहीं कह सकते, ये कॉन्टिंजेंट है। उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं कि 50% चांस इसके हैं, 50% नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रेन, इफ आई से, इफ आई do a contract with someone by saying that I'll pay you 50,000 rupees if rain occurs today. ठीक है, but if rain is not occurring on that day, then what will happen? Will I pay him 50,000? No, I'm not gonna pay. But if rain is occurring, then I'll definitely pay him 50,000. So this occurrence of rain, we are able to calculate its probability, but since this event is completely dicey, it is not in our hands. So this particular contract shall be contingent, क्योंकि रेन का अकरेंस जो है वो कोलैटरल है, वो डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। ऐसे समझिए आप लोग, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी भी इवेंट के, किसी भी परफॉर्मेंस के, वो एकदम ही अलग है। रेन को थोड़ी पता है कि दो लोग आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 50,000 रुपए का, तो दिस इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट occurrence of rain. That is why it can be termed as a contingent contract. Now here what examples have been quoted is insurance, indemnity and guarantee. Now first let us discuss insurance contract. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो हम कैसे समझेंगे उसको? पहले इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ही समझेंगे, बाद में फिर दूसरा समझेंगे हम जो भी समझना होगा। ठीक है, जैसे पर्टिकुलरली अगर एक पर्सन लाइफ इंश्योरेंस लेता है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है that I'll be paying you a premium of 12,000 rupees for my insurance cover, say of rupees 8 to 9 lakhs. For that I'll be paying a premium of 12,000 rupees annually, क्योंकि इन प्रीमियम जाता है उसमें। Now why this contract is a contingent one? Because its occurrence will depend upon whether that insured person जिसने प्रीमियम पे किया है उसकी डेथ अराइज हो रही है कि नहीं हो रही है। इफ द पर्सन डाइज तो उसे इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा उसकी फैमिली को, बट इफ स्टिल ही इज अलाइव उसे क्लेम नहीं मिलेगा, वो प्रीमियम पे करता रहेगा जब तक वो अलाइव है, या जो भी उसकी पॉलिसी का टर्म है, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल्स। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्टिंजेंट में आता है, क्योंकि उसमें हमें नहीं पता कि पर्सन की डेथ कब अकर होगी। जैसे ही डेथ अकर होगी उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट जो है टू डू और नॉट टू डू समथिंग अराइज होगा, यानी कि क्लेम सेटल करना है या नहीं करना है वो उसके बाद डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये इवेंट कोलैटरल है, ये इवेंट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, डेथ का अकरेंस होना। नाउ गॉड विल नॉट सी दिस दैट दिस पर्सन शुड गेट अ क्लेम एंड नाउ if his family is getting a claim then I should call him up. तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दिस इवेंट, दिस एक्शन इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। अगर ये हो रहा है अगर तो क्लेम सेटल होगा, अगर नहीं हो रहा है तो क्लेम सेटल नहीं होगा तब तक। तो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग टर्म्ड एज कॉन्टिंजेंट। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली बैंक्स में आप लोग को ज्यादा देखने को मिलेंगे। जब
कोई लोन लेता है बैंक से और मान लीजिए उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक ठीक है, इट्स नॉट वेरी स्टेबल बट इट्स ओके ओके टाइप्स, ठीक है, and that person is willing to take a vehicle loan, a car loan from that particular bank, since he is very much need of car and he does not have sufficient funds, but still he applies for the loan. So bank is saying him that I'll only sanction the loan once you give me the details of a guarantor. If you present a guarantor, a sound guarantor in front of me, then only I'll be sanctioning a loan. तो अगर उसके सामने गारंटर रख दिया जाता है कि ये पर्सन रहेगा, ये इसकी बेसिकली प्रेजेंस में ये आई विटनेस रहेगा, इसकी प्रेजेंस में हम आपको लोन दे देंगे, तो वो गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो कॉन्टिंजेंट होते हैं, क्योंकि उसमें ये भी हो सकता है कि गारंटी जो पर्सन दे रहा है, मान लीजिए बाद में वो मुकर जाए। ये होता है कि सब रिटन में होते हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ओरल नहीं होते हैं, रिटन में होते हैं, वर्ड्स में एक्सप्रेस होते हैं। बट तब भी अगर गारंटी शुरुआत में मान लीजिए कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ, गारंटी दी शुरुआत में और बाद में वो अपनी बात से मुकर गए, बाद में द गारंटर इज डिनाइंग द फैक्ट दैट he was not he didn't know the person to whom he gave a guarantee earlier, तो ऐसे केसेस पॉसिबल है, इसलिए कॉन्टिंजेंट में आ जाएंगे ये भी। तो दैट इज वाई इंश्योरेंस इंडेमनिटी और गारंटी इसमें कवर है। बाकी अगर हम इसके बाद एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसमें यही कवर्ड है कि इफ अ पर्सन इज कॉन्ट्रैक्टिंग टू पे अनदर पर्सन 1 लाख रुपीज, if the other person's house is burned, then this is contingent because the event is uncertain. House का जलना ना जलना, this totally depends, ठीक है, ये अनसर्टेन है पूरी तरह से। और कोलैटरल इवेंट की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसेंशियल्स जब हम कवर करेंगे तो उससे पहले यहाँ पे कोलैटरल इवेंट की डेफिनेशन कवर की गई है। कोलैटरल इवेंट मतलब an event which is neither a performance directly promised as a part of contract nor the whole of consideration for a promise. Now what does this exactly mean? See, if I take up this example, the house burned, in this particular case, this is totally, I agree, it's a contingent contract, but since burning of the house is not an intentional activity, it totally depends upon the situation, ठीक है, whether the housekeeper is taking care of the house and even after taking the due care, due to short circuit the house was set to fire, it may happen. Or in a case of thunderstorm, what happened due to the transformer which गिर गया, जो कि गिर गया ट्रांसफॉर्मर, तो उसके गिरने से मान लीजिए घर में आग लग गई, तो एनी सिचुएशन में अकर, any sort of circumstance may occur which may compel the house to set on fire, ठीक है, but any intentional activity, like if some person is playing a game and he or she is trying to make such kind of situation जिससे कि हाउस जला दिया, जैसे कि हाउस फायर पे सेट कर दिया जानबूझ के, इंटेंशनल एक्टिविटी, तो वो सब चीज़ें कॉन्टिंजेंट में कवर नहीं होंगी। अब इस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो भी हाउस बर्न हो रहा है ये एक तरह का कोलैटरल इवेंट है। व्हाई इज इट अ कोलैटरल इवेंट? बिकॉज इन दिस इवेंट दिस इज neither a performance directly promised as a part of contract nor the whole of consideration for a promise. जैसे कि प्रॉमिस हुआ था पहले 1 लाख रुपए पे करेंगे जब हाउस जल जाएगा, अब ये कंसिडरेशन नहीं है 1 लाख रुपए कि हाउस जलेगा और इसके बदले में कंसिडरेशन देंगे, या फिर कोई परफॉर्मेंस नहीं होनी है प्रॉमिस की कि पहले हाउस को जलाया जाए
सब घर वाले मिलके हाउस जला रहे हैं कि 1 लाख रुपए इन कंसिडरेशन मिलेगा, तो परफॉर्मेंस हो रहा है प्रॉमिस का, फिर कंसिडरेशन मिलेगा। जैसे कि हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, हम लोग ने ये भी चीज पढ़ी थी कि whenever the contract is performed, whenever the promise is performed in a particular contract, ठीक है, जो अपनी पार्ट परफॉर्मेंस होल परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है, दूसरा पर्सन जो रिसीव कर रहा है, ही इज लीगली बाउंड टू पे द फर्स्ट पार्टी, या जो परफॉर्मेंस दे रहा है या जो प्रोमिसर है उसे पे करे फॉर वॉट एवर ही हैज रिसीव्ड, whatever service he has received or whatever goods he has received, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में वो पे करे। तो कंसिडरेशन की बात परफॉर्मेंस में कवर हुई थी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, जैसे अमाउंट ही पे किया जा रहा है, तो दैट कैन नॉट बी एवर कॉल्ड एज अ कंसिडरेशन, या फिर उस इवेंट को ये नहीं कह सकते हैं कि फायर लग गई घर में तो ये परफॉर्मेंस हो गया प्रॉमिस का, अब पैसों का लेन देन होगा, तो दिस कैन नॉट बी टर्म्ड एज परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, ये बोल रहे हैं। कोलैटरल इवेंट हमेशा ही इंडिपेंडेंट माना जाएगा। अब इसमें घर का जलना कोलैटरल इवेंट है, पता नहीं कैसे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी घर में आग लग गई। अब क्योंकि आग लगी गई है तो पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उस पेमेंट को कंसिडरेशन नहीं कहा जाएगा प्रॉमिस के अगेंस्ट, और ना ही परफॉर्मेंस माना जाएगा कि आग लगी परफॉर्मेंस हुई तो पैसा दीजिए। ये दोनों चीजें इससे बिल्कुल अलग रहेंगी, कोलैटरल इवेंट से बिल्कुल अलग रहेंगी, कंसिडरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, आर यू गेटिंग व्हाट एवर आई एम ट्राइंग टू से? Now, what is being referred in this chapter is, like in the past chapters also we studied essentials, कॉन्ट्रैक्ट के essentials पढ़े, फ्री कंसेंट में भी हमने essentials कवर किए थे, और आज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी हम essentials कवर कर रहे हैं। ठीक है, essentials जब आप लोग समझ लेंगे ना, तो you will get a whole sort of clarity what is exactly contingent contract, क्योंकि ऐसे कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि हम लोग डेफिनेशन पढ़ ले रहे हैं, एग्जाम्पल समझ ले रहे हैं, बट स्टिल some confusion, some sort of things are which are there in our minds, some questions are there in our minds, that whole satisfaction we haven't got। ठीक है, समझने के बाद तो आज अब हम एसेंशियल्स कवर करेंगे। ठीक है, तो ए पार्ट क्या बोलता है, एसेंशियल्स का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट विच इज क्लियर कट। क्लियर कट है ये एकदम पॉइंट, इवेंट होगा या इवेंट नहीं होगा, उसके बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा या नहीं होगा। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग विच कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन इवेंट होगा या नहीं होगा। मैंने इससे पहले आपको ये बोला है कि इवेंट, कोलैटरल इवेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो इंटेंशनल एक्टिविटी नहीं है या ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो हमें अपने एंड से कैरी आउट करनी है, वो ऐसी चीज़ है जो हो जाएगी, खुद ही पता भी नहीं चलेगी, विदाउट एनी एफर्ट्स, जैसे कि घर का जलना। तो वो इवेंट या वो एक्टिविटी ऐसी हो रही है, लेकिन जब वो होगी तभी तो कॉन्ट्रैक्ट जन्म लेगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट का रोल आएगा उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, नहीं तो कैसे आ जाएगा। जैसे कि ए ने प्रॉमिस किया बी को, लाइक आई कोटेड दिस एग्जांपल पहले भी, that I'll be paying you 50,000 if it rains on first of the next month. Now this particular rain, whether it will occur or whether it is not going to occur on the very first of the next month, it is completely unpredictable. You cannot calculate its accurate date, या फोरकास्टिंग कर सकते हो बट प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो, लेकिन आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो ऐसी जो कि एकदम एक्यूरेट निकले। तो दिस इवेंट इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, दिस इज कम्प्लीटली आउट ऑफ आवर हैंड्स, वी कैन नॉट कंट्रोल इट।
दैट इज वाई इट इज अ कॉन्टिंजेंट। इवेंट होगा नहीं होगा, रेन हुई पैसा मिलेगा, रेन नहीं हुई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर रेन होती है, अमाउंट पे होता है, तो वो कंसिडरेशन नहीं होगा प्रॉमिस का। ऐसा नहीं माना जाएगा कि परफॉर्मेंस हुई, जैसे रेन हुई तो उसके बदले में कंसिडरेशन पे हुआ। दिस थिंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड। फिर सेकेंड पॉइंट इसमें कवर ये हो रहा है, द इवेंट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस थिंग इज this is the thing which I am trying to lay, which I am trying to stress upon इस पर्टिकुलर चैप्टर में। कंटिन्यूअसली आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज अपॉन दिस थिंग जब से ये चैप्टर शुरू हुआ है, कि इवेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से। कोई भी इवेंट हो रहा है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो कंसिडरेशन है प्रॉमिस का या प्रॉमिस का परफॉर्मेंस है। जो मैंने बार बार आपको समझाने की कोशिश की है एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी। लाइक now I'll try to explain you the difference between conditional and contingent contract. See, what happens is, like if I am doing a contract with another party that I'll be delivering 100 bags of wheat to you, that party agrees, okay, I'm fine with it, and the party says I'll be paying you only when I receive the delivery of goods. Now in this case, contract is completely conditional, not a contingent one, because payment of price is depending upon the delivery of wheat bags. समझ रहे हैं आप लोग? पेमेंट तभी होगा जब व्हीट बैग्स की डिलीवरी होगी। तो कोलैटरल नहीं है ये, क्योंकि कोलैटरल में इवेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता है। रेन होना नहीं होना, जैसे कि पहले एग्जांपल्स कोट हुए कि ये अमाउंट पे हुआ, अगर रेन हो रही है नहीं हो रही है, तो रेन इवेंट है और वो इवेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। नाउ अनदर एग्जांपल, if a person is constructing a swimming pool for another person for an agreed amount, say rupees 2 lakhs, and the other party is saying that I'll be making the payment only after the construction is completed, ठीक है, तो उस केस में वो भी कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, कॉन्टिंजेंट नहीं होगा, बिकॉज द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन या पेमेंट ऑफ प्राइस इज डिपेंडिंग अपॉन द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। So this is what this particular point is trying to explain you people. Contingent contract का second essential. Third essential क्या बोलता है? Contingent event should not be a mere will of the promisee. अब mere will का मतलब क्या है इसमें? Now what is this point trying to say? Contingent event should not be a mere will of promisor. इसका मतलब ये है कि जो भी इवेंट हो रहा है कॉन्टिंजेंसी में, वो प्रोमिसर पे डिपेंडेंट ना हो। इट शुड नॉट बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रोमिसर, कंप्लीटली वो फ्यूचरिस्टिक हो, अनसर्टन इवेंट हो। नाउ इन दिस व्हाट एग्जांपल इज बीइंग कोटेड, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। इफ now I am going upon second example because that is what which is related to this point. If a person is promising to pay rupees 1 lakh or an agreed amount to another, ठीक है, to the first party, जैसे इसमें A और B इन्वॉल्व हैं, and the promise is being paid, the promise is being made to pay a certain sum if A leaves Delhi. A leaves Delhi for Mumbai on a particular day, on a certain day. अब ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये है कि एक शहर से दूसरे शहर इस दिन पे जाना है, ठीक है, भले ही ये इवेंट में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि फ्लाइट की टिकट्स बुक होंगी, ट्रेन की टिकट्स बुक होंगी, एंड दैट पर्सन शैल बोर्ड दैट पर्टिकुलर ट्रेन और फ्लाइट एंड देन ही लीव फॉर मुंबई। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इवेंट ऐसा है जो कि पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि कोई इम्पॉसिबल इवेंट हो, ठीक है। इसमें एक ही विल है, एक ही इसमें इच्छा है, डिजायर है, उसका डिस्क्रिशन है, उसके ऊपर है वो जाना चाहता है नहीं जाना चाहता है। लेकिन ये इवेंट कंप्लीटली
ए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. दिस इवेंट इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्रोमिसर. अगर इसमें मुंबई जाना है तो ठीक है, ए की विल है उसमें, ए की इच्छा है जाना, लेकिन कंप्लीटली उसका डिस्क्रिशन इसमें नहीं है, कंप्लीटली उसकी विल नहीं है इसमें. आप लोग समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि इसमें विल वर्ड जो है वो 2 बार ही यूज हो रहा है. लेकिन ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है? दिस पॉइंट इज ट्राइंग टू से कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि हम इतना सम आपको पे करेंगे, ठीक है, अगर मैं दिल्ली से मुंबई चला जाता हूँ, उसने अपनी फ्लाइट की टिकट्स बुक कराई या ट्रेन की टिकट्स बुक कराई, और मान लीजिए 22 की जो कराई, 22 जुलाई की, और जब 22 जुलाई आती है, अब ये कॉन्टिंजेंट क्यों है, इसमें ठीक है, ए की विल है, पूरी तरह से उसकी इच्छा है, उसने टिकट्स करा दी, कोई डाउट नहीं है, कोई इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है ये. दिल्ली से मुंबई जाना इज अ वेरी इजी टास्क. किसी भी मोड से आप जा सकते हो, बाय रोड या बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, इट्स कम्प्लीटली हैसल फ्री. लेकिन दिक्कत कब आएगी? अब उन्होंने ट्रेन की टिकट कराई, ट्रेन कैंसिल हो गई पर्टिकुलर डेट पे, या फ्लाइट की टिकट कराई, फ्लाइट कैंसिल हो गई ड्यू टू बैड वेदर, बाय रोड जाने का प्लान हुआ, बाय रोड हाईवेज बंद है, तो ये एक अनसर्टेन इवेंट आ गया. अब इसमें ए की विल तो थी, लेकिन उसका डिस्क्रिशन नहीं है, उसका डिस्क्रिशन यहाँ नहीं चलेगा. उसने फ्लाइट की टिकट बुक कराई, बैड वेदर की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई. अब वो 10 से 15 से 20 बार सोचेगा कि अब मैं ये टिकट कैंसिल करा के ट्रेन से चला जाऊँ क्या, फिर उसे अजीब लगेगा. he'll be thinking that I spent so much amount in the air tickets. Now the flight has been cancelled. So should I opt for train or should I opt for going by road? So he'll be thinking many a times because वो पहले से ही डिसाइड कर चुका था हमें ऐसे जाना है, लेकिन अनसर्टेनिटी अराइज हो गई. अब वो 100 बार सोचेगा जाने में, एक्सपेंडिचर करने में सोचेगा, ठीक है, तो ये उसकी विल के खिलाफ हो रहा है, उसकी इच्छा के खिलाफ हो रहा है. उसे अल्टीमेटली उसे मुंबई पहुंचना था, लेकिन उसकी इच्छा के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि टिकट उसने कराई, फ्लाइट ही रद्द हो गई, कैंसिल हो गई. अब उसे सोचना पड़ रहा है कि हम ट्रेन से जाएं ना जाएं, बाय रोड ऑप्ट करें ना करें. तो दैट इज वाई दिस पॉइंट इज ट्राइंग टू से कि भले ही प्रोमिसर की विल हो, उसमें प्रोमिसर की इच्छा हो, लेकिन इवेंट उस प्रोमिसर की विल पे डिपेंडेंट ना हो. फ्लाइट का कैंसिल होना इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रोमिसर्स विल. तभी वो कॉन्टिंजेंट इवेंट में आएगा, क्योंकि वो अनसर्टेन है, वो चीज़ ऐसी है जो अपने हाथ में नहीं है. फ्लाइट का कैंसिल होना इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ प्रोमिसर कि वो अपने डिस्क्रिशन पे सोचे कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है, मैं अभी हेड से बात करूंगा और फ्लाइट रनिंग में आ जाएगी, मेरे कहने पे फ्लाइट चल लेगी. तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन एनी केस. दैट इज वाई दिस पॉइंट इज ट्राइंग टू स्ट्रेस अपॉन कि प्रोमिसर की विल होनी चाहिए, लेकिन प्रोमिसर का डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए. इवेंट शुड नॉट बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ प्रोमिसर. ये ना हो कि प्रोमिसर अपने ही मेथड्स यूज करके इवेंट कोई ऐसी सिचुएशन में मॉडिफिकेशन ले आए जिससे कि इवेंट उसके फेवर में हो जाए. तो what this point is trying to say is that whatever the promiser is trying to do, if though his will is involved in a particular contract, in a particular event, but it should not be, the event should not be in favor of the promiser. It should be completely uncertain, unpredictable, futuristic, which is completely independent from the will of the promiser. Promiser अपना डिस्क्रिशन, अपनी बुद्धि ना लगाए इस चीज़ में कि आज फ्लाइट कैंसिल हो रही है तो मैं हेड से बात करूंगा और फ्लाइट रन कर जाएगी, और सच में फ्लाइट रन भी कर जा रही है, तो ऐसा नहीं होगा. दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज ट्राइंग टू से कि अगर इवेंट अनसर्टेन हो जा रहा है
तो फिर प्रोमिसर की भले ही इच्छा थी, इवेंट जो है वो प्रोमिसर की इच्छा के अगेंस्ट हो गया और वो कॉन्टिंजेंट सिचुएशन ले आया। ठीक समझ गए आप लोग? द इवेंट शुड बी कॉन्टिंजेंट इन एडिशन टू बीइंग द विल ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर की इच्छा है, आज मेरी इच्छा है कि मुझे अपने सिटी से बैंगलोर ट्रैवल करना है and I have booked a flight for it. But since, for example, I booked it for another week and I got stuck with some work another week. The flight is running. I had a will, I had my desire to go to Bangalore, but since I got stuck with some of the work, important work, which was very important as compared to the trip, so I had to cancel my journey. So this is what this point is trying to say, and that is the contingent event. कि हमारी इच्छा तो है लेकिन हम अपना डिस्क्रिशन नहीं यूज कर सकते हैं उसमें, कि हम चाहें तो बाकी चीज़ें अपने फेवर में कर लें, हम बॉस बन के चले और सारे इवेंट्स फेवरेबल हो जाएं, हम चाहें तो बारिश हो जाए, हम चाहें तो धूप निकल आए, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें इसके अलावा डी पॉइंट क्या बोलता है? डी पॉइंट ये बोलता है कि इवेंट जो है अगर बाउंड टू हैपन है, अगर सर्टेन है, ठीक है, तो फिर वो कॉन्टिंजेंट नहीं कहलाएगा, फिर वो कॉन्टिंजेंट नहीं कहलाएगा। तो इसमें बोला क्या जा रहा है? इसमें ये बोला जा रहा है कि इवेंट पूरी तरह से अनसर्टेन होना चाहिए। नाउ व्हाट एग्जांपल दीज पीपल आर कोटिंग हियर, like if a party is agreeing to sell his agricultural land after obtaining a permission from the collector और सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई, परमिशन मिल गई, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट नहीं है, क्योंकि ए जो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट कर रहा है दूसरी पार्टी के साथ लैंड बेचने का, उसे कहीं ना कहीं पता था कि मुझे परमिशन मिलनी ही है इस कॉन्ट्रैक्ट में और लैंड मेरा इजीली सेल ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि आई विल बी पेइंग यू सर्टेन सम ऑफ मनी, अगर शेयर मार्केट में मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अगर इसका शेयर प्राइस 70 रुपीज से 75 हो जाता है तो मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। अब ये वेजरिंग में आ जाएगा कि बेटिंग में आ जाएगा? समझ रहे हैं आप लोग? तो कॉन्टिंजेंट और वेजरिंग में भी डिफरेंस है। अब अनसर्टेन इवेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया दूसरी पार्टी से कि मैं आपको 50,000 रुपीज दूंगा अगर इस साल खेती जो है, मान लीजिए किसी फार्मर के साथ ही करा या किसी भी पर्सन के साथ, कि इस साल जो भी फार्मिंग होगी एग्रीकल्चरल लैंड में वीट की, उसमें एक भी वीट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, एकदम परफेक्ट निकल के आएगा, ठीक है, तो मैं आपको 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा दूंगा। तो अब वीट का खराब होना ना खराब होना, दिस कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द वेदर, मौसम पे डिपेंड करता है। ये बारिश हो रही है नहीं हो रही है, प्रॉपर केयर मिल रही है वीट की, पूरी फार्मिंग जो हुई है उसको, ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज और जो भी मैन्योर्स पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है, तो ये इवेंट अनसर्टेन है कि हम लाख कोशिश भी कर लें, लेकिन हमने पेस्टिसाइड्स भी यूज किए, हमने अच्छे से सीड्स सो किए थे, उसके बाद पूरा केयर की, मैन्योर पेस्टिसाइड्स इरिगेशन फैसिलिटी सब कुछ प्रोवाइड कराया, बट उसके बाद भी पूरी फार्मिंग जो थी वीट की उसमें 25% डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये चीज अनसर्टेन है, ठीक है, और जब वो अनसर्टेन होगी तो वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कवर होगी। ओके, सो we have today discussed a lot about contingent contract, collateral event and essentials. नेक्स्ट क्लास में हम एनफोर्समेंट रूल्स पढ़ेंगे जो कि और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा। सो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद की चीज़ें कवर करेंगे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक the video, share the video and subscribe my channel. Also press the bell icon for latest updates and Instagram page CA Jyoti Tutorials के नाम से है, उसे ज़रूर फॉलो करिएगा अपडेट्स के लिए। बाकी मैं अपने कुछ पोस्ट्स उसमें डालूंगी मॉक टेस्ट पेपर को लेके, रिविजन टेस्ट पेपर्स को लेके, तो वो आप ज़रूर देखते रहना। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी एक सिंगल क्वेरी भी हो किसी भी चैप्टर की, किसी भी यूनिट जो अभी तक हमने डिस्कस किया है और इस यूनिट की भी, तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख के भेजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।